हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे झारखंड पीसीएस का सेट नंबर 6। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो कोर्स है इसके लिए अवेलेबल है, हमारी ऐप पर भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट studiiq.com पर भी अवेलेबल है। झारखंड के सभी एग्जाम के लिए हमारे पेड कोर्सेज आते हैं। ये जो सीरीज़ है ये कम्प्लीटली फ्री है जो आप देख रहे हैं। तो लेट स्टार्ट सेट नंबर 6। झारखंड में किस जगह पर डेयरी प्लांट सेटअप किए जाएंगे? डेयरी प्लांट जो हैं यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग वगैरह की जाएगी। तो डेयरी प्लांट की स्थापना कृषि और पशुपालन मंत्रालय करेगा झारखंड का, और ये 2 जगह पे बनेंगे। एक तो है जमशेदपुर और एक है गिरिडीह। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। और रांची में क्या बनेगा? रांची में मिल्क पाउडर प्लांट बनेगा। दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए आपको। मिल्क पाउडर प्लांट रांची में बनेगा, लेकिन डेयरी प्लांट 2 जगह बनेंगे, जमशेदपुर और गिरिडीह। झारखंड एग्रोटेक किसान मेला ये कौन से यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एग्रोटेक किसान मेले का जो मेजबानी है वो की थी? तो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय? ये रांची में है। रांची में है बिरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा हुआ है। कई बार ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि जो बिरसा मुंडा जी हैं इनका जन्मदिन कब होता है? तो 15 नवंबर को होता है, और इसीलिए झारखंड राज्य अपना जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर को मनाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 3 राज्य सन 2000 में बने थे, और तीनों राज्यों का स्थापना दिवस अलग अलग है। उत्तराखंड का 8 नवंबर, झारखंड का 15 नवंबर और छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर। तो एक एक हफ्ते बाद है। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर, फिर 7 दिन बाद उत्तराखंड 8 नवंबर, फिर 7 दिन बाद झारखंड। तो ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है, इसीलिए झारखंड अपना 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। तो आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। दूसरा सवाल जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड आता है, इनके गांव का नाम पूछते हैं। तो इनका जो गांव है उसका नाम है उलीहट्टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उलीहट्टू गांव जो है ये भगवान बिरसा मुंडा का गांव है। झारखंड की वो कौन सी गरीब लड़की है जिसने बहुत मेहनत करी और उसे छात्रवृत्ति मिल गई, पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है? भारत की बहुत बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां जैसे प्रियंका चोपड़ा और दूसरे जो बड़े अभिनेत्री हैं उन्होंने प्रशंसा की है इनकी। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सीमा कुमारी। सीमा कुमारी जो हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि दूसरे जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे मिडलबरी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज और विदेशी जो भी बेस्ट कॉलेज हैं सब में सिलेक्ट हुई हैं। मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये हैं सीमा कुमारी, और अब ये हार्वर्ड पढ़ने जाएंगी। इनके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और अशिक्षित भी हैं, ठीक है ना, साक्षर नहीं हैं। और ये कहाँ की हैं? ये और मांझी की हैं। तो ये हैं और मांझी, और मांझी आप जानते हैं रांची में है। तो आंसर है सीमा कुमारी। और चांद कुमारी कौन है? ये भी न्यूज़ में थी। चांद कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब हुआ था, 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उस दिन एक दिन के लिए रेलवे स्टेशन मैनेजर बनाया गया था। तो ये इसलिए न्यूज़ में थी चांद कुमारी। एक दिन के लिए सिर्फ स्टेशन मैनेजर बनी थी ये। सांकेतिक रूप से बनाते हैं कई बार, एक प्रोत्साहन देने के लिए। तो 8 मार्च के दिन। तो चांद कुमारी और सीमा कुमारी में बिल्कुल कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अभी अभी पहली महिला कौन बनी जो ICAI, ठीक है, ICAI की जो रांची चैप्टर है, CA होता है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, तो ICAI का जो रांची चैप्टर है उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी और काफ़ी इन्होंने हिम्मत दिखाई। तो ये हैं रांची की मनीषा बियानी। इसका आंसर है मनीषा बियानी। तो ये नाम आप मनीषा कर लो यहाँ पे। मनीषा बियानी है वो महिला जो रांची चैप्टर की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला चार्टेड अकाउंटेंट है। और साइंस का बैकग्राउंड था इनका। साइंस का बैकग्राउंड होने के बावजूद CA की परीक्षा इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करी। इतना ही नहीं, जो नक्सली इलाके हैं वहां पर जाके इन्होंने ऑडिट करी। तो काफ़ी चर्चा में रही थी मनीषा बियानी। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये है मनीषा बियानी, रांची की हैं। अभी अभी जो भगवान बिरसा प्राणी उद्यान है रांची में, भगवान बिरसा चिड़ियाघर या बायोलॉजिकल पार्क,
वहां पे गुजरात से एक हिप्पोपोटामस, एक महिला यानी मादा हिप्पोपोटामस जिसे बोलते हैं ना, मादा गैंडा। हिप्पोपोटामस मतलब गैंडा। हिप्पोपोटामस मतलब गैंडा? जी नहीं, हिप्पोपोटामस मतलब होता है दरियाई घोड़ा। गैंडा होता है राइनोसेरो, राइनो। राइनो को बोलते हैं गैंडा, ठीक है, वो एक अलग है। मैं हिप्पोपोटामस की बात कर रहा हूं। तो हिप्पोपोटामस को दरियाई घोड़ा कहते हैं। और ये गुजरात से लाया गया है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची में। इसका नाम क्या है? और मादा है ये, तो इसका नाम है नैना। नैना। दो उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे कृषि प्रौद्योगिकी में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। तो ये आपको बताना है कि ये झारखंड में कहां पे सेटअप किए जाएंगे। झारखंड में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हजारीबाग में सेटअप किए जाएंगे। तो आंसर है हजारीबाग, वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड के कौन से एक्टर हैं, कौन से एक्टर हैं झारखंड के जिन्होंने अभी अभी द वाइट टाइगर फिल्म में काम किया, बलराम हलवाई का रोल प्ले किया था। इसके लिए इन्हें नामांकन मिला, नॉमिनेशन मिला बाफ्टा अवार्ड्स में। बाफ्टा बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड होते हैं जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा। तो वहां पे लीडिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला इन्हें। तो ये झारखंड से हैं। इनका नाम क्या है? इनका जन्म जो है जमशेदपुर में हुआ था। इनका नाम है आदर्श गौरव। आदर्श गौरव। और ये जो किताब है द वाइट टाइगर, ये किसने लिखी है? वाइट टाइगर को लिखा अरविंद अडिगा ने। अरविंद अडिगा, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी द वाइट टाइगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द वाइट टाइगर, और इस पे फिल्म भी बनी। कौन से शहर का नगर निगम है, कौन से शहर का नगर निगम है जिसने नो कार सैटरडेज को लॉन्च किया? नो कार सैटरडे को एक मिशन लॉन्च किया जिससे प्रदूषण ना हो, यानी कि शनिवार के दिन गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, नो कार सैटरडे। तो यह किया रांची नगर निगम ने। सो आंसर है रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन से एक्टर हैं, राइटर, एक्टर नहीं राइटर, कौन से राइटर हैं संताली भाषा में लिखते हैं और संताली भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया 2020 में? ठीक है, इन्होंने जो है अपनी एक कविताओं का संग्रह लिखा है जिसका नाम है गुर डाक कसा डाक। गुर डाक कसा डाक, ये इनकी संताली भाषाओं में कविताओं का संग्रह है। इसीलिए इन्हें 2020 के लिए जो है संताली भाषा में लिखने के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 के लिए दिया जाता है कि 24 के लिए दिया जाता है? 24 के लिए दिया जाता है। अब आप कहेंगे संविधान की 8वीं सूची में तो 22 भाषाएं हैं। बिल्कुल, तो 22 के अलावा एक राजस्थानी भी है और एक इंग्लिश भी है। ये हमारे संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राजस्थानी और इंग्लिश नहीं है। तो इस तरह के जो घुमावदार प्रश्न मैं बीच बीच में पूछ रहा हूं, जानबूझ के पूछ रहा हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाएं, डेप्थ में पढ़िए। तो संताली भाषा के लिए जो मिला है ये मिला है रूपचंद हंसदा को। रूपचंद हंसदा, और ये वैसे तो बंगाल से हैं ओरिजिनली। ठीक है, ओरिजिनली बंगाल से हैं ये। और संताली भाषा जो है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? अच्छा सवाल है ये भी। इसका नाम है ओल चिकी। ओल चिकी, ओल चिकी लिपि होती है जिसमें संथाली भाषा लिखी जाती है। और ये ओल चिकी जो इसकी लिपि है, ये किसने इजाद करी थी, किसने डिस्कवर करी थी? तो ये करी थी रघुनाथ मुर्मू ने। प्रोफेसर रघुनाथ मुर्मू ने इसकी जो लिपि है ओल चिकी, उसका आविष्कार करा था। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं, सन 2018 की बात है, राज्यसभा में, या शायद 2019 की भी हो सकती है, शायद 2019 की बात है, राज्यसभा में पहली बार संथाली भाषा बोली गई और इसको बोला बीजू जनता दल पार्टी की नेता सरोजनी हेम्ब्रम ने। तो ये भी पूछते हैं कि भारत का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा, उसमें संथाली भाषा पहली बार किसके द्वारा बोली गई? तो वो बीजू जनता दल पार्टी जो है उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी है, उसकी राज्यसभा सांसद सरोजनी हेम्ब्रम के द्वारा बोली गई थी। झारखंड के किस शहर में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा संग्रहालय बनेंगे? दोनों, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा म्यूजियम। तो याद रखिए दोनों के दोनों बनेंगे रांची में। तो आंसर है रांची। रांची में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा म्यूजियम। एक बिरसा मुंडा जेल भी है, बिरसा मुंडा जेल भी है रांची में, जहां पे आखिरी सांस भगवान बिरसा मुंडा ने ली थी। तो वहां भी उसको, जहां वो रुके थे, उसको भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। बिरसा फन सिटी वाटर पार्क झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है।
बिरसा फन सिटी वाटर पार्क, ये कहाँ पे बनेगा? बहुत बड़े पैमाने पे बना है, फाइबर ग्लास से बना है। और आपने देखा होगा पानी में जो जल क्रीड़ा होती हैं, अलग अलग तरह के खेल होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, जैसे स्लाइड पे उतरना, कूदना, बच्चों के लिए रेन डांस वगैरह, स्विमिंग पूल, सब कुछ होगा यहाँ पे। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है गालूडीह में। गालूडीह कहाँ पे है? ये जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। गालूडीह जो ये जगह है वहाँ पे बन रहा है। और गालूडीह जो है ये ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर पूछें गालूडीह कहाँ है, हो सकता है गालूडीह ना दिया हो तो फिर डिस्ट्रिक्ट दिया हो, ये भी हो सकता है। तो बिरसा फन सिटी वाटर पार्क झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क बना है और ये गालूडीह में बना है। गालूडीह में डैम भी है एक, जिसके लिए फेमस है, गालूडीह डैम बोलते हैं उसे। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से डैम हैं जो एग्जाम में आते हैं। वैसे तो झारखंड में बहुत सारे डैम हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो बस 5 आते हैं। तो एक तो तिलैया बांध आता है बहुत ज़्यादा, तिलैया बांध और मैथौन जो धनबाद के पास है, ये दोनों तिलैया और मैथौन जो बांध हैं ये बराकार नदी पे हैं, बराकार नदी पे हैं। फिर एक पंचेत डैम आता है, पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पे है। और एक कोनार डैम है, वो कोनार नदी पे है। पंचेत, ठीक है, पंचेत डैम दामोदर नदी पे है, दामोदर जिसको हम बंगाल का अतिशोक बोलते हैं। और बराकार जो नदी है ये किस में जाके मिलती है? बराकार नदी दामोदर में जाके ही मिलती है। समझ में आया? तो बराकार नदी पे दो हैं, तिलैया बांध और मैथौन बांध। और बांध की अगर बात करूं तो एक और याद रखिए, मसानजोर बांध। मसानजोर बांध का ये पूछते हैं कौन सी नदी पे है, तो मसानजोर बांध जो है ये मयूराक्षी नदी पे है, मयूराक्षी नदी पे ये है, दुमका के पास है ये बांध। मसानजोर जो जगह है वो दुमका के पास है झारखंड में। और पंचेत मैंने आपको बता दिया, पंचेत जो बांध है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और वो दामोदर नदी पे है। मैथौन डैम जो है वो भी धनबाद में है, धनबाद से मतलब 30-40 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, बराकार नदी पे। और तिलैया बांध जो है वो तिलैया में है, जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बस यही पूछते हैं डैम से रिलेटेड। अभी अभी झारखंड के किस शहर में ताना भगत गेस्ट हाउस इनॉग्रेट किए गए हैं? आपने ताना भगत मूवमेंट के बारे में सुना होगा। ये अहिंसावादी लोग थे, गांधी जी के भक्त थे, और अंग्रेज़ों ने जब ज़्यादा टैक्स वसूलना चाहा तो इन्होंने बगावत करी, और स्वतंत्रता सेनानी थे एक तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले करा था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ताना भगत जो गेस्ट हाउस है ये रांची में बना है। अगर पूछ लें डीप और कि रांची में कहाँ बना है, तो रांची में बनहोरा, रांची में बनहोरा में बना है ताना भगत गेस्ट हाउस। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये अनाउंस किया गया था बजट 2021 में हमारी वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो इसकी लेंथ झारखंड में कितनी होगी? देखो पहले समझो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। फ्रेट मतलब होता है मालगाड़ी, फ्रेट मतलब सामान की आवाजाही जो मालगाड़ी लेके चलती है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब ये ऐसी रेल की पटरियां बनाई जाएंगी स्पेशल, जिन पे सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, इन पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। उसका कारण ये है कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो मालगाड़ी होती है उसकी स्पीड कम होती है। तो अगर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी एक ही पटरियों का इस्तेमाल करती हैं, तो जब मालगाड़ी चलती है तो उसे रुकना पड़ता है पैसेंजर ट्रेन को रास्ता देने के लिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के अपने फिक्स टाइमिंग होते हैं, उसे पहुंचना होता है एक टाइम पे। मालगाड़ी जो है इस वजह से लेट हो जाती हैं, और लेट हो जाती हैं तो फिर जो सामान को ढोने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। जहां वो पहुंचनी चाहिए थी 2 दिन में, पहुंचेगी 3 दिन में, तो ऑब्वियसली जो रेट है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो क्योंकि उतने टाइम में आप ज़्यादा माल जो है उसका ढुलाई कर सकते थे, लेकिन कम कर रहे हो तो फिर सामान महंगा होगा ही। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे मालगाड़ियों के लिए अलग से रास्ते बने, तो उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा पैसेंजर ट्रेन को रास्ता देने के लिए। अब इनमें कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और कई तरह के हैं। तो ईस्टर्न वाला जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये पंजाब में लुधियाना से लेकर और डंकुनी तक जाएगा। और डंकुनी जो है ये कोलकाता के पास एक जगह है पश्चिम बंगाल में। तो डंकुनी वेस्ट बंगाल में है और लुधियाना जो है ये पंजाब में है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पंजाब में 88 किलोमीटर होगा ये, हरियाणा में 72, यूपी में, बिहार में, झारखंड। तो झारखंड में कितना होगा? टोटल है 1856 किलोमीटर लंबा, झारखंड में होगा 196 किलोमीटर। तो इसका आंसर है 196 किलोमीटर। झारखंड से भी पास होगा ये, राइट, झारखंड से भी पास होगा, और ये 196 किलोमीटर लंबा होगा। झारखंड की सरकार ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो सबसे पहले समझो, नाम से पता चल रहा है रोजगार सृजन। सृजन मतलब किसी चीज की उत्पत्ति, ठीक है। रोजगार का सृजन होना मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे यूथ हैं, हमारे युवा हैं झारखंड के, उन्हें
आत्मनिर्भर बनाया जाए। और व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी होता है जब उसका खुद का काम होता है, यानी उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाए, स्वरोजगार दिया जाए। अब स्वरोजगार के लिए तो आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, तो बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार पैसा देगी। मैक्सिमम जो लोन मिलेगा सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो झारखंड का युवा जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है वो 25 लाख रुपए का लोन ले सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस युवा की जो परिवार की सालाना आय है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, 5 लाख रुपए आपकी सालाना आमदनी उससे कम होनी चाहिए पूरे परिवार की मिला के, और आप या तो SC ST माइनॉरिटी या OBC समुदाय से होने चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक या अन्य पिछड़ा वर्ग, इन समुदाय से अगर आप हैं और आपकी साल की आमदनी परिवार की 5 लाख से कम है तो बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन झारखंड की सरकार आपको इस योजना के तहत देगी। ठीक है, अच्छा कितना ब्याज लेगी आपसे? बहुत ही कम। अभी सरकार ने बताया नहीं है कितना, लेकिन कह रहे हैं बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। 25 लाख का लोन अगर आप समय पे दोगे, टाइम पे वापस करोगे, तो 40% ग्रांट मिलेगा सरकार के द्वारा, मैक्सिमम 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक। यानी 40% लोन आपको नहीं चुकाना, सिर्फ जितना लोगे उसका 60% चुकाना है। मैक्सिमम 5 लाख तक आपको सरकार छूट देगी, अनुदान देगी। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने लोन लिया 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख का 40% सरकार छूट देगी, तो 20 लाख का 40% हो गया 8 लाख, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख तक, तो 8 लाख नहीं 5 लाख तक ही, तो आपको 15 लाख से वापस करना होगा सरकार को, 5 लाख सरकार की तरफ से फ्री, माफ। ठीक है ना, तो 40% आपको अनुदान मिलेगा जितना भी आपने लोन लिया है उस पर, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख तक की छूट मिलेगी, और बाकी फिर आपको सरकार को देना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको बदले में कुछ गिरवी भी नहीं रखवाना, यानी नो कोलेट्रल। ठीक है, बदले में कुछ आपको कागज या गिरवी नहीं रखवाना, कोलेट्रल की जरूरत नहीं है 50,000 रुपए तक के लोन के लिए। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। झारखंड का कौन सा शहर है जिसे सिल्क सिटी बनाया जाएगा? रेशम का शहर। यहां पे रेशम बहुत ज्यादा होता है, और रेशम जो है खास तौर पे जो संथाल ट्राइब है वो इसमें बहुत ज्यादा लिप्त है, इस काम में बहुत ज्यादा करते हैं वो इस काम को। तो याद रखिए, यहां पे बात हो रही है दुमका की। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मतलब आप ये समझ लीजिए झारखंड का ऑलमोस्ट 100% जो सिल्क है वो दुमका से आता है, और इसको दुमका की ब्रांडिंग करी जाएगी, क्योंकि दुमका को जब सिल्क सिटी बोला करेंगे तो उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार में भागलपुर है, बिहार में भागलपुर का जो रेशम है बहुत मशहूर है और आज भागलपुर के नाम से बिकता है, क्योंकि भागलपुर की ब्रांडिंग बहुत है। इसी तरह हेमंत सोरेन का कहना है कि हम दुमका की भी ब्रांडिंग कर देंगे सिल्क सिटी के रूप में। और इनफैक्ट आपको बताऊं, भागलपुर में भी जो सिल्क आता है वो बहुत ज्यादा कच्चा माल दुमका से ही आता है। तो दुमका को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, और यहां पे जो सिल्क होता है वो टसार सिल्क होता है। ठीक है, भारत में कई तरह का सिल्क होता है, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, टसार सिल्क इत्यादि, तो यहां पे जो सिल्क होता है वो टसार सिल्क होता है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना रही है। ये कहां पे बना रही है? झारखंड में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहां पे बनेगा? देखो, झारखंड में 2 क्रिकेट स्टेडियम पहले से हैं। कहां पे? एक तो है रांची में और एक है जमशेदपुर में। अब तो रांची के एक खिलाड़ी भी खेल रहे हैं क्रिकेट, ईशान किशन नाम है उनका। अभी आपने देखा होगा इंग्लैंड के साथ जो मैच हुए थे उसमें एक झारखंड का खिलाड़ी खेला था। वैसे उनका जन्म बोधगया में हुआ था ईशान किशन का, लेकिन वो रांची के हैं। और MS धोनी के बाद मेरे ख्याल से वही हैं जो शायद क्रिकेट खेल रहे हैं इतने बड़े स्तर पे। तो रांची और जमशेदपुर में पहले से क्रिकेट स्टेडियम है झारखंड में, और अब नया बनेगा बोकारो में, और इसको बनाने का जो खर्चा है वो BCCI देगी। कौन सी जनजातीय भाषा है झारखंड की जो लंदन यूनिवर्सिटी अपने संग्रह में रखेगी? ये जो जनजातीय भाषा है झारखंड की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही है, ये खत्म होती जा रही है। ठीक है ना, ये खत्म होती जा रही है। आपको मैं बताता हूं, 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है 2011 की, आंसर है इसका असुर। असुर भाषा है। तो असुर जो ट्राइब है, असुर एक जनजाति है, और इनकी जो आबादी है लगभग 23,000 है झारखंड में। 23,000 लोग हैं सिर्फ जो असुर ट्राइब के हैं, जनजाति के हैं मतलब, और 23,000। और ये झारखंड के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में रहती है, एक तो है लतेहार और दूसरा है गुमला। तो लतेहार और गुमला 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे असुर ट्राइब रहती है, और 23,000 में से मुश्किल से 6-7 हज़ार लोग हैं बस जो इस भाषा को बोलते हैं, असुर भाषा को। तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, इसलिए लंदन यूनिवर्सिटी इस पर शोध कर रही है। सबसे पहले ये शोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ने, और फिर लंदन यूनिवर्सिटी ने भी उसको माना, एक्सेप्ट करा, और अपने आर्काइव्स में, अपने
जो उनका संग्रह है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे असुर भाषा के आर्काइव्स को रखा जाएगा, जिससे उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी किसी को चाहिए तो वो डिजिटल रूप से उपलब्ध हो जाए। तो आंसर है असुर भाषा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अप्रूव करा है कि एक डिविजनल बेंच बनेगी, यानी खंडपीठ बोलते हैं इसे। झारखंड में जो हाई कोर्ट है ना, रांची हाई कोर्ट, प्रिंसिपल बेंच है जो हाई कोर्ट का, वो मुख्य पीठ जो है वो रांची में है। तो झारखंड में एक अब डिवीजन बेंच भी बनेगी, यानी एक और जगह कोर्ट जो है वो बनेगा। वो कहां पे बनेगा? तो याद रखिए, झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जो बनेगी वो बनेगी दुमका में। वो बनेगी दुमका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सवाल ये भी आ सकता है कि झारखंड का जो हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस कौन है? और एक हाई कोर्ट का जो जज होता है, क्या आप ये जानते हैं कि उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 साल होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। तो इनका नाम है रवि रंजन। रवि रंजन जो हैं ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाई कोर्ट के। और दुमका में अब ये नई खंडपीठ बनाएंगे। झारखंड की जो सरकार है वो पूरे पूर्वी भारत का पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र बना रही है। यह बन रहा है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। आदित्यपुर औद्योगिक गलियारा कहां पे है? ये आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये जमशेदपुर में। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, यहां पे पूरे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, और यह जमशेदपुर में बन रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चाय जो जाति है उनको अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर दिया है। ये इनकी मांग काफी समय से चल रही थी। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ये चाय जो जाति है ये कहाँ रहती है झारखंड में? तो ये साहेबगंज में रहती है। मोस्टली साहेबगंज में है। साहेबगंज के अलावा जो दूसरी जगह है उन पे उतनी इनकी आबादी नहीं है। मेजॉरिटी जो आबादी है इनकी साहेबगंज में है। तो चाय जो जाति है इनमें केवट, मल्ला और निषाद, इनको अब शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति, उसकी सूची में ले आए हैं सरकार। तो अब इनको रिजर्वेशन और जो दूसरे बेनिफिट हैं, सरकार की जो स्कीम्स होती हैं अनुसूचित जातियों के लिए, उनका बेनिफिट भी मिलेगा। काफी समय से ये लोग मांग कर रहे थे और फाइनली हेमंत सोरेन ने अप्रूव कर दी। ये लगभग 15 फरवरी के आसपास अप्रूव करी थी। तो ये था हमारा जेपीएससी झारखंड पीएससी का सेट नंबर 6। मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 7 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।